बच्चों, मानव रोग का अगला भाग, इससे पहले जो आपने पढ़ा उसके कुछ और कुछ बीमारियां और हैं, है ना। उन बीमारियों के बारे में देखें। एक तो रति रोग है, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक रोग है एड्स, हिंदाजन्य रोग है, कैंसर है, उच्च व निम्न रक्तदाब है, मधुमेह है और सिकलिंग। इन पर आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो रति रोग है, इसको लैंगिक रूप से संचारित रोग या फिर इसी को कहते हैं रति रोग। लैंगिक रूप से संचारित रोग, है ना। लैंगिक रूप से संचारित रोग का मतलब क्या होता है? एक लिंगों के द्वारा, मतलब जनन तंत्र द्वारा या जनन की क्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो रोग हस्तांतरित होता है, जैसे माता पिता में जो रोग है वो उसके संतान में हस्तांतरित हो, ऐसे रोगों को हम कहते हैं लैंगिक रूप से संचारित रोग। या जनन जो तंत्र है उसके माध्यम से किसी व्यक्ति जो है संक्रमित होता है या बीमारी से ग्रसित होता है, तो वो कहलाएगा लैंगिक रूप से संचारित रोग। इसके अंतर्गत एक गोनेरिया पढ़ चुके हैं, गोनोमेह पढ़ चुके हैं, उपदंश पढ़े हैं, है ना। इसके अलावा एड्स है, जेनाइटल हर्प है, एनजीयू है, ये सब जो है लैंगिक रूप से संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं, है ना। गोनेरिया, एड्स, जेनाइटल हर्प, एनजीयू, ये सब बीमारियां जो है लैंगिक रूप से संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से हम एक महत्वपूर्ण रोग ले लेते हैं, एड्स। एड्स 4 लेटर से मिलकर AIDS और सभी का अलग अलग फॉर्म्स होता है, फुल फॉर्म होता है। A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी और S फॉर सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है। आज की परिस्थिति में एक सबसे खतरनाक और सबसे भयानक बीमारी एड्स है, जिसका आज तक किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा इलाज नहीं खोजा गया है। मतलब कोई भी वैज्ञानिक जो है इसके उचित उपचार आज तक नहीं खोज निकाले हैं। कहते हैं बचाव ही इसका, है ना। मतलब इस बीमारी से बचना है तो जितना हो सके हम सावधानियां बरतें और अपने आप को इससे जो है हम बचा कर रखें, ठीक है। ये जो एड्स की जो बीमारी होता है या एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो बीमारी है, ये बीमारी एक विषाणु जनित रोग है, एक विषाणु के माध्यम से होता है, इसलिए विषाणु जनित के अंतर्गत भी आएगा। लेकिन विषाणु जनित हम इसको नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये लैंगिक रूप से संचारित हो रहा है ना। लैंगिक रूप से जनन तंत्र के माध्यम से फैलता है, इस कारण इसको लैंगिक रूप से संचारित रोग के नाम से जानते हैं। इसके जो कारक विषाणु है जिसको कहते हैं HCLV, जिसको आज के डेट में मॉडिफाइड करके, सुधार करके क्या बोलते हैं? HIV। HCLV का मतलब होता है ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया और वायरस। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस विषाणु के प्रकोप से ये जो बीमारी जो है किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ये खतरनाक बीमारी है जिसका अंतिम स्थिति जो होता है ना, वो मौत है।
मतलब ये वायरस का प्रकोप यदि हमारे शरीर में हो जाए तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये प्रभावित करता है, धीरे धीरे पूरा नष्ट कर देता है। और ये बीमारी का जो प्रभाव है शुरुआत में होता है, शुरुआत में आपको किसी भी तरीके से कोई शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी। 5 से 10 साल के बाद ये बीमारी का जो प्रकोप जो है शरीर में दिखना शुरू हो जाता है ना। उससे पहले बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वो धीरे धीरे 5 से 10 साल तक के वायरस जो है शरीर में रहता है और हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है धीरे धीरे वो क्या करता है, कंट्रोल मतलब क्षीण करता है। और एक स्थिति ऐसे आती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जब क्षीण हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं वो घर करना है ना। वायरस जो है क्या कर रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर रहा है। रोग प्रतिरोधक से हो रहा है हमारे शरीर में WBC से, श्वेत ब्रत कार्पसल से, है ना। तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है क्या करता है, नष्ट करता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर को संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो वायरस ये जो वायरस का जो वो है खोज जो है सबसे पहले 1881 में अमेरिका में खोजा गया था और बीमारी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे भारत में भी कई लोग जो है इस रोग से पीड़ित हैं। अब इस रोग जो कोई रोग होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने के कारण जो दर है वो कम हो जाता है ना, श्वसन हो जाता है, धीरे धीरे उसके शरीर का भार स्वतः ही कम होना शुरू हो जाता है ना। और अंतिम स्थिति में उस रोगी की या उस व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है। अब इसके अगला तथ्य देखें, संचरण कैसे होता है। मतलब ये फैलता कैसे है, संचरण का मतलब फैलता कैसे है। तो इस रोग से विषाणु का जो रोगी व्यक्ति को जो है स्वस्थ व्यक्ति में फैलने की क्षमता है, मतलब रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो है फैल जाता है। कैसे फैलता है, इंजेक्शन के माध्यम से, दूसरी सीरीज के माध्यम से। जैसे आजकल देखते हैं डिस्पोजल सीरीज निकला हुआ है ना। पहले क्या करते थे डॉक्टर, एक सीरीज का उपयोग जो है कई बार करते थे। एक बार एक व्यक्ति को इंजेक्शन लगाए, उसके बाद उसको उबाले नहीं उबाले वो अलग बात है ना। फिर से उसी सीरीज का उपयोग दूसरे को भी करते थे। लेकिन आज उसके स्थान कौन ग्रहण किया है, डिस्पोजल जो सीरीज आते हैं जिसका उपयोग मात्र एक बार होता है और उपयोग करने के बाद उसको फेंक देते हैं। वो हमारे लिए सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है, क्योंकि उसका उपयोग एक ही बार हो रहा है ना। एक बार हो रहा है मतलब उसका दोबारा उपयोग नहीं होगा, और जब दोबारा उपयोग नहीं होगा तो किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में मान लो इंजेक्शन लगा दिया गया और संक्रमित व्यक्ति से दूसरी सीरीज से यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया जाए, निश्चित रूप से वो विषाणु जो है स्वस्थ व्यक्ति में भी आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इंजेक्शन की सीरीज को जो है बदल देते हैं, है ना। फिर ये लैंगिक रूप से संचरित होता है। लैंगिक रूप से संचरित होता है मतलब असुरक्षित यौन संबंध से होता है ना। एक गर्भस्थ महिला की जो है शिशु, गर्भस्थ महिला से शिशु को होता है ना। दूध पान कराने वाले महिला से बच्चे को होता है। इसी प्रकार मान लो आज के स्थिति में जो है हम शेविंग कराते हैं तो उसमें रेजर का जो उपयोग किया जा रहा है, जो ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, उसका भी क्या करता है वो पैसा की कमाने के चक्कर में एक ब्लेड का उपयोग जो है 2 से 3 व्यक्ति में कर देते हैं, है ना। तो उसमें मान लो कहीं छिल गया और वो ब्लेड वहाँ पर चिपका हुआ है उस ब्लेड में, और वो ब्लेड जो है दूसरे व्यक्ति को जब इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके शरीर में ट्रांसमिट हो सकता है। कभी मान लो दुर्घटना हो गया कहीं पर, है ना, 2 व्यक्ति की दुर्घटना हुआ, उसमें मान लो एक HIV से पीड़ित है, मतलब एड्स से पीड़ित है, और दोनों का ब्लड आपस में संपर्क में आ गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्वस्थ व्यक्ति को भी ये रोग हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गई संचरण। अब इसका पहचान हम कैसे करें। मान लो किसी व्यक्ति को जो है एड्स हुआ है तो उसको हमें क्या करना है, पहचान को कैसे पहचानेंगे, क्या उसके लक्षण होंगे।
तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति के पहचान जो है उसके रक्त सीरम से किया जाना, रक्त सीरम का सैंपल लिया जाता है, ठीक है। और जब भी सैंपल टेस्ट किया जाता है तो रक्त कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रक्त निकाला जाता है और उसके जो कार्पसल्स हैं, ब्लड कार्पसल्स हैं, उसको अलग किया जाता है, तो जो बचा हुआ भाग कहलाता है सीरम। उस सीरम में विशिष्ट केमिकल डाला जाता है और केमिकल डालकर ये पता लगाया जाता है कि उसके उस सीरम में, ब्लड सैंपल में जो है HIV तो नहीं है ना, या ये विषाणु, एड्स के जो विषाणु उपस्थित तो नहीं है, तो उसके आधार पर इसको पहचाना जाता है। दूसरा, रोगी को हम कैसे पहचानेंगे, यदि उसका शरीर जो है धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया है ना, उसका भार कम होना शुरू हो गया, वो असहाय महसूस कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम उसको पहचान सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बीमारी 2 दिन में बढ़ने वाला नहीं है ना, इस बीमारी को फैलने के लिए या बढ़ने के लिए कितना समय चाहिए, कम से कम 5 से 10 साल। तो 10 साल तक उसके शरीर में वायरस जो है चुपचाप पड़ा रहेगा, तो उससे पहचान नहीं हो पाता। बस पहचान कैसे कराएंगे, यदि समय समय पर व्यक्ति जो है अपना ब्लड सीरम आता रहता है, HIV जांच करवा, एड्स की जांच करवाता रहता है, तो उसको पता चल जाएगा कि एड्स से संक्रमित है या नहीं है, ठीक है। फिर अगला चीज हम इसका देखते हैं पहलू, रोकथाम। इसको बचाना है हमें, एड्स से हमें बचना है, या किसी व्यक्ति को हमें एड्स से बचाना है, तो इस समय हमें क्या करना पड़ेगा, रक्तदान। रक्तदान का मतलब समझते हैं, किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया और उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई, या है ना, और उस समय उसको खून की जरूरत है, ठीक है, तो जो खून उसको चाहिए, जो ग्रुप का, जो जिस रक्त समूह का उसको रक्त चाहिए, वो रक्त का सबसे पहले उसमें क्या पहचान करना चाहिए, क्या जांच होनी चाहिए, HIV से संक्रमित ब्लड तो नहीं है ना, और यदि उसमें निगेटिव रिपोर्ट आता है तभी उस ब्लड को जो है क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को जिसको उस ब्लड की आवश्यकता है, जिसको उस रक्त की आवश्यकता है, उसको चढ़ाना चाहिए। एक हो गया तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जो अंग प्रत्यारोपण होता है, अंग प्रत्यारोपण कई बार ऐसा होता है कि किसी का किडनी फेल हो गया, वृक्क खराब हो जाना, है ना, तो वृक्क खराब हो गया तो उस वृक्क को निकाल कर क्या करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क को उसके शरीर में प्रत्यारोपित करते हैं, है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका किडनी लिया जा रहा है वो एड्स से पीड़ित है, उसको किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाए, निश्चित रूप से वो स्वस्थ व्यक्ति भी पीड़ित हो जाएगा, इसलिए वहां पर भी सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। और इसमें समलैंगिकता और जो वैश्यावृत्ति है सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित करता है। वैश्यावृत्ति का मतलब लोगों से फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर रखना, है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण बहुत ज्यादा एड्स जो है फैल रहा है। तो उस समय ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, मतलब इसका रोकथाम हो सकता है। अगला, एड्स का उपचार। एड्स का उपचार, चूंकि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा इसका कोई निश्चित औषधि का वो खोज नहीं किया गया है ना, फिर भी उपचार करना है या बचाना है तो सबसे पहले तो सावधानियां बरतनी पड़ेगी, है ना। इसका माध्यम, किस माध्यम से संचरित हो रहा है उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। और दूसरा चीज, कुछ समय के लिए राहत के लिए जो है उसको कुछ वो दिए जाते हैं, टिटनस के कुछ वैक्सीन के जो है टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसमें से एक आता है TIAS का एक इंजेक्शन आता है, जो एड्स से व्यक्ति को जो है में वायरस के जो प्रभाव होता है ना, उसको कंट्रोल करके रखता है, मारता नहीं है, वायरस को पूरा नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसको कंट्रोल करके रखता है, उसके गुणन को रोक देता है। जैसे हम गंदे स्थानों पर DDT का छिड़काव कर रहे हैं तो उससे मच्छर नहीं मरता, लेकिन उसकी गुणन निश्चित रूप से रुक जाती है, मतलब वो आगे अपनी संख्या को नहीं बढ़ाता। उसी प्रकार ये जो इंजेक्शन है वो उस वायरस की संख्या को बढ़ने से रोक देता है। और उम्र जो है उस व्यक्ति, उस रोगी का, है ना, उम्र जो है मान लो 5 साल का है तो वो क्या हो जाएगा, 5 से 7 हो सकता है, लेकिन बचेगा नहीं वो, ठीक है। दूसरा चीज, ऐसे व्यक्तियों को जो है जो एड्स से पीड़ित हैं उनको जीन थेरेपी के माध्यम से भी इलाज किया जा सकता है। जीन थेरेपी का मतलब ये होता है कि उसके शरीर के जो DNA होते हैं, DNA के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, है ना, जीन्स के स्ट्रक्चर में उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसकी क्रम में जो है बदलाव करके उस व्यक्ति को कुछ क्षण के लिए जो है उसको जीवन दिया जा सकता है, कुछ दिन की जीवन दिया जा सकता है या कुछ समय की जीवन दिया जा सकता है, पूरा नहीं। वो जितना जीने वाला है उतना समय उसको
दिया जाना संभव एड्स से संक्रमित हो गया है। इसके अलावा AZT का एक वैक्सीन आया हुआ है हॉस्पिटलों में, है ना, इसको दिया जाता है, वो भी वही काम करता है। उसके विषाणु के जो प्रभाव है या विषाणु के जो गुणन है, उस गुणन को वो रोक देता है, उसको फैलने से बचाता है, मतलब उसको संक्रमण और अधिक संक्रमित करने से बचाता है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो नष्ट हो रहा था धीरे धीरे वो रुक जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि किसी भी माध्यम से कमजोर हो जाए तो हम एक तो नहीं हजारों बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। जैसे हमें हमेशा सर्दी नहीं होता है ना, एक विशेष कंडीशन में होता है। कब होता है? जब हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें वो कमजोर पड़ जाता है, उस वायरस से कमजोर हो जाता है, तब उसका संक्रमण होता है। ठीक है, तो उसको दवाई लेकर हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा बीमारी है जिसमें वैक्सीन लेने पर मात्र उसके गुणन जो वायरस है उसका गुणन रुकेगा, ना कि बीमारी पूर्णतः समाप्त होगी। तो ये हो गई एड्स या रति रोग के नाम से इसी को जानते हैं। अगला देखते हैं बीमारी कैंसर। कैंसर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कैंकर से मिलकर बना हुआ है। कैंकर, है ना, कैंकर का मतलब होता है केकड़े के जैसा। केकड़ा देखे हैं? देखे ना केकड़ा, उसमें कितने पैर होते हैं? 10 पैर होते हैं, है ना, उसमें एक बड़ा वाला होता है ना। तो केकड़े के जैसा का मतलब ये होता है कि केकड़ा में जब अंडे बनते हैं, है ना, तो वो अंडे जो है उसके मादा से बाहर निकलने के पहले शिशु में परिवर्तित होते हैं, उनका विकास होता है शिशु ग्रुप में। और जब वो शिशु ग्रुप में परिवर्तित होते हैं तो केकड़े के अंदर की जो शरीर की जो म्यूकोसा है उसको धीरे धीरे वो उसके बच्चे जो है क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, है ना। केकड़े के खुद के बच्चे जो उसके पेट से अभी बाहर नहीं निकले, जन्म नहीं हुआ उनका, है ना, वो जैसी अंडे से जो है शिशु में परिवर्तित होंगे, ऐसे ही उस शरीर के अंदर की जितनी भी म्यूकोसा है, उसका जो कंकाल होता है, देखें काइटिन का बना हुआ है, कंकाल पाया जाता है ना, ऊपर चमकीला का भूरे रंग का, और उसके नीचे जो है उसका एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन में उसके जितने भी शरीर के जो कोशिकांग होते हैं उनको धीरे धीरे वो क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि मादा जो है पूर्ण मर जाती है। जब उसका पूरे शरीर के सेल्स म्यूकोसा ही खत्म हो जाएगा तो कहाँ जीवित रहेगी, है ना, तो मर जाती है, तब उसके बच्चे उसके शरीर से बाहर निकलते हैं। वैसे ही बीमारी है कैंसर, है ना, वैसा ही बीमारी है क्या, कैंसर। ये कैंसर जो है जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति के शरीर में कुछ फोड़े बनेंगे, फुंसियाँ बनेंगे, है ना, उस फोड़े या फुंसी में किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगी, है ना, धीरे धीरे वो फुंसी जो है स्वतः ही बढ़ेगा, है ना, और धीरे धीरे जो है उसके जो कारक जो जीवाणु है वहाँ पर उपस्थित हैं वो उस स्थान को पूर्णतः क्या करेंगे, फोड़ा कर देंगे, और फोड़ा करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। जिस प्रकार केकड़े का जो जन्म होता है, केकड़े के बच्चों का केकड़े से जो मादा केकड़े से जो जन्म होता है, उसी प्रकार एक जिसके जो कारक जीवाणु होते हैं वो धीरे धीरे उस स्थान को पूरा क्या कर देते हैं, फोड़ा कर देते हैं, और फोड़ा करके शरीर से बाहर निकलते हैं। तब पता चलता है कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है, कैंसर हुआ है ना। उससे पहले उसको पता नहीं चलेगा। क्या कैंसर कहाँ पर हो सकता है? कैंसर उन समस्त स्थानों पर हो सकता है जहाँ की कोशिकाएं या जहाँ की ऊतक जो है अनियमित रूप से वृद्धि करती हैं। कैंसर जो है किस स्थान में हो सकता है? उन कोशिकाओं में हो सकता है जहाँ पर कोशिकाएं अनियमित रूप से वृद्धि करती हैं, बार बार बनते हैं, बार बार टूटते हैं, बार बार बनते हैं, बार बार टूटते हैं। ठीक है, और कैंसर उस स्थान पर कभी नहीं होता जिस स्थान की कोशिकाएं जो है एक बार बनने के बाद कभी और विभाजित नहीं होते। ठीक है, जैसे हमारा यकृत हो गया, है ना, हमारा जो यकृत है और प्लीहा है जिसकी कोशिकाएं एक बार बनने के बाद विभाजन की क्षमता खो देती हैं, तो उसमें कैंसर कभी नहीं होता। लेकिन उसके अलावा शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये जो कैंसर की जो बीमारी है
पहले भी कैंसर भी जो है पहले इसका भी कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज की स्थिति में इसका इलाज संभव हो चुका है ना। तो कैंसर को हम और किन किन नामों से जानते हैं? गिल्टी के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो कैंसर के जो वो हैं गिल्टी के रूप में जानते हैं, या कार्नी सीरम वृद्धि के रूप में, या उत्तकों के अनियमित वृद्धि के रूप में जानते हैं इसको, है ना। अब चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, हम किस प्रकार इसको परिभाषित कर सकते हैं। कैंसर की परिभाषा, है ना। तो कैंसर एक प्रकार का असंगठित उत्तकों या फिर कोशिकाओं की वृद्धि है। कैंसर की असंगठित उत्तकों या कोशिकाओं की वृद्धि की बीमारी है, जो कोशिकाओं में अनियमित रूप से वृद्धि के कारण होता है, ठीक है। अब कौन कौन से हमारे शरीर के कौन कौन से कोशिकाएं ज़्यादा वृद्धि करते हैं, अनियमित रूप से वृद्धि करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति जो है धूम्रपान करता है, ठीक है। तो धूम्रपान करता है तो उसकी धुआं कहाँ जाता है? फेफड़े में। फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में छोटे छोटे जो एयर सैक्स होते हैं, वायु कुपिकाएं होते हैं, उसमें जाके वो भर जाता है, और भर कर क्या बनाता है? परत। अब परत बनाता है, चूंकि शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना। तो फिर से वहाँ की कोशिकाएं क्या होंगी? अनियमित रूप से वृद्धि करना शुरू कर देंगे और नए एयर सैक्स बनाएंगे, है ना। जितने एयर सैक्स बन रहा है उतना उसमें जाके धुआं जो है क्या होता जा रहा है? भरता जा रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो फेफड़ा जो है कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनकी गले जो है बार बार क्या होता है? छिलता है ना। तो उनके गले में भी हो सकता है कैंसर, भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार महिलाओं में सबसे ज़्यादा आज की स्थिति में सबसे भयावह स्थिति निर्मित हो गई है गर्भाशय का कैंसर, क्योंकि गर्भाशय की थैली जो है बार बार सिकुड़ती है और बार बार फैलती है, ठीक है। तो वहाँ पर कैंसर हो सकता है ना। तो शरीर के उन समस्त स्थानों पर कैंसर हो सकता है जहाँ पर की कोशिकाएं जो है अनियमित रूप से वृद्धि करना शुरू कर दें, ठीक है। अनियमित रूप से वृद्धि करना शुरू कर दें मतलब उसकी आवश्यकता है शरीर को। हमें मालूम है कि हमारे शरीर के किसी स्थान में चोट लग जाता है तो उस स्थान में नया त्वचा बन जाता है। उसी प्रकार कैंसर के जो आंतरिक शरीर के अंग हैं वो अंतरांगों में भी इसी प्रकार की विशेषता पाया जाता है। वो क्षतिपूर्ति करने के लिए, उन कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करने के लिए पुनः नए नए कोशिकाएं बनते जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब बार बार विभाजन होता है तो उन कोशिकाओं में वो कैंसर जनित हो जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को जो है कभी चोट लगा हुआ है ना, उस चोट का प्रभाव उसको तुरंत नहीं दिखेगा। खासकर एक्सीडेंट जब होता है तो दर्द जो है उस समय एहसास नहीं होता, लेकिन बाद में पता चलता है कोई व्यक्ति जो है कैंसर से पीड़ित है ना। तो एक्सीडेंट में ज़्यादातर ब्लड कैंसर होने के, रक्त जो कैंसर होने के चांसेस अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के जो आरबीसीज हैं, है ना, वो आरबीसीज की कोशिकाएं जो है बार बार बनते हैं, फिर बार बार टूटते हैं, फिर से बनते हैं, फिर से टूटते हैं। तो वो कोशिकाएं जो है फिर अंत में जनित हो जाता है। और कैंसर जनित कोशिकाएं जो है शरीर में यदि सर्कुलेट हो रहे हैं परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, तो पूरे शरीर को उसका संक्रमण हो जाता है और लगातार उस व्यक्ति को क्या होता है? रक्त की कमी होती है। तो हर महीने उसको क्या चाहिए? रक्त, रुधिर चाहिए, तभी वो जीवित रह सकता है। फिर वहाँ पर वो उल्टी गिनती चालू हो जाती है ना। मतलब एक निश्चित, जिसको ब्लड कैंसर हुआ है फिर वो गिनना शुरू कर देगा कि मुझे कितना दिन जीना है, 2 साल जीना है या 1 साल जीना है। उसके बाद वो उल्टा शुरू हो जाता है, वो उसका लाइफ कभी नहीं बढ़ेगा बल्कि घटता जाता है, ठीक है। तो चोट लगने पर तुरंत हमें क्या कराना चाहिए? इलाज कराना चाहिए, आंतरिक जांच करवानी चाहिए, ताकि हमारे शरीर में ऐसे कोई गिल्टी या ऐसे कोई घाव तो नहीं बना हुआ है जो भविष्य में जो है कैंसर का रूप ले सकता है। अब कैंसर के कुछ लक्षण देखें, कैसे पहचानेंगे कैंसर क्या है। तो इसके लक्षण के बारे में देखें। पहला लक्षण है किसी घाव का न भरना। मान लो कहीं पर घाव हो गया है ना, मान लो यहाँ पे फोड़ा हुआ, फोड़ा होने के बाद वो फोड़ा जो है बाहर फूट गया, फूटने के बाद वहाँ से मवाद निकलना शुरू हो गया, घाव बन गया, है ना। और वो घाव जो है मान लो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस स्थान पर क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है ना। इसी प्रकार और बार बार रक्तस्राव होना, असाधारण और बार बार रक्त का स्राव, रक्त जो है शरीर से बाहर निकलना, उस कंडीशन में भी कैंसर हो सकता है। इसी प्रकार बिना दर्द के असाधारण जो है गांठ बनना, आपके शरीर में किसी भी स्थान पर असाधारण गांठ बना हुआ है जिसको छूने पर, स्पर्श करने पर आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तो उस समय आप चुपचाप नहीं बैठेंगे। उस समय आप क्या करेंगे? उस गांठ को डॉक्टर को निश्चित रूप से दिखाएंगे,
है ना, क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो कैंसर से, वो गांठ जो है, वो गिल्टी जो है क्या है, कैंसर है। उस कैंसर को या उस गिल्टी को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। इसी प्रकार गले में खराबी या गले का जो है रोग, है ना, हुआ है लेकिन वो गले का रोग जो है ठीक नहीं हो रहा है। मान लो गला में जो है कोई खराबी हुई है, आपको श्वास लेने में या भोजन को निगलने में तकलीफ हो रहा है, और वो आप दवाई खा भी रहे हैं तब भी वो ठीक भी कैंसर से जनित हो सकता है। इसी प्रकार यूरिन त्यागते समय या यूरिन त्यागने की आदतों में यदि आप परिवर्तन कर लेते हैं या आपको तकलीफ होता है तो वो भी कैंसर के लक्षण को उसको परिलक्षित करता है। इसी प्रकार जो मस्से होते हैं शरीर में, चेहरे में मस्सा होता है, तिल होता है ना, उसका रंग अचानक बदल जाए, तिल का जो रंग है, जो रंग रहता है नेचुरल, वो रंग जो है अचानक बदल जाए तो समझ लीजिए कि उस स्थान पर क्या हुआ है, कैंसर हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को हो गया है, वो अल्सर का इलाज करा रहा है, अल्सर का होता है पेट में, है ना, तो वो अल्सर का इलाज करा रहा है तो उसकी जो औषधि दिया जाता है वो धीरे से वो पेट की जो आंत को क्या कर देता है, वो कैंसर जनित कर देता है ना। फिर कैंसर के अगला देखें प्रकार, कैंसर जो है कितने प्रकार का होता है। अभी तक बहुत सारे कैंसर देखे गए हैं, है ना, उसमें से रक्त कैंसर को सबसे खतरनाक कैंसर माना गया है। इनमें कुछ कैंसर का जो है वैज्ञानिकों द्वारा वो किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से पहला है कार्सिनोमास। पहला कैंसर है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास कैंसर किस कैंसर को कहेंगे, उस कैंसर को कहेंगे जो हमारे शरीर की उपकला ऊतक में होता है ना। उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर के जो जितने भी बाह्य आवरण हैं या हमारे शरीर की जितने भी आंतरिक आवरण हैं, आवरण का मतलब बाह्य आंतरिक परत, इसी प्रकार जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी अंतरांग है ना, अंतरांगों का बाह्य परत और उनका आंतरिक परत, मतलब बाहर और अंदर का जो परत है वो किससे बना हुआ है, उपकला ऊतकों से मिलकर बना हुआ है ना। और उन उपकला ऊतकों में यदि अनियमित रूप से वृद्धि होता है तो वो कैंसर कौन सा कैंसर कहलाएगा, कार्सिनोमास कहलाएगा। दूसरा होता है सर्कोमास। सार्कोमास के अंतर्गत यदि ठोस गिल्टियां बनी हुई हैं, है ना, लेकिन ये ठोस गिल्टियां जो है उपकला में, ऊतकों में ना बनकर शरीर के अंतरांगों में बनी हुई है, ठीक है, तब वो कहलाएगा क्या, सार्कोमास। तो ये ज्यादातर कहाँ होता है, संयोजी ऊतकों में होता है ना। संयोजी ऊतक किसको कहते हैं, ऐसे ऊतक जो अंगों को अंगों से या अंगों को उपांगों से क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है ना। इसी के अंतर्गत आता है आपका ब्लड कैंसर, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो क्या है, हमारे शरीर में जो रक्त है वो क्या है, सहवानी ऊतक है, सहवानी तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। तो उसमें जो कैंसर हो रहा है वो कौन सा कैंसर कहलाएगा, सर्कोमास। या हमारे शरीर के अस्थियों में हो रहा है वो भी कहलाएगा सर्कोमास। लिम्फोमास, लिम्फोमास के अंतर्गत हमारे शरीर में प्लीहा है, स्प्लीन, जिनको लिम्फ ग्रंथि कहते हैं, है ना, उस पे यदि गांठ बन जाए तो कहलाता है लिम्फोमास कैंसर। इसी प्रकार ल्यूकोमियास, ल्यूकोमियास, ये ल्यूकोमियास के अंतर्गत हमारे शरीर की जो ल्यूकोसाइट्स में, है ना, अनियमित रूप से वृद्धि होती है, लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, है ना। तो ल्यूकोसाइट्स में यदि अनियमित रूप से क्या होगा, वृद्धि होगा, तो कौन सा कैंसर कहलाएगा, ल्यूकोमियास कैंसर कहलाएगा, ठीक है। फिर इसके कुछ लक्षण, मतलब कैंसर यदि होता है या कैंसर से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसके शरीर की कोशिकाओं में जो है क्या क्या ऐसे लक्षण जो है परिलक्षित होंगे। मतलब रचनात्मक लक्षण को देखें, रचनात्मक लक्षण के अंतर्गत सबसे पहला केंद्र है, पीड़ित कोशिकाएं होती हैं,
उनमें केंद्रक का आकार जो होता है वो सामान्य केंद्रक के आकार की तुलना में बढ़ जाता है ना। कोशिका का सबसे प्रमुख कोशिकांग कौन है? केंद्रक है, ठीक है। ये जो केंद्रक साइज होता है उस साइज से उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो कैंसर से पीड़ित होगा। इसी प्रकार शरीर में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और पाया जाता है राइबोसोम्स। इनकी संख्या जो होती है वो अनावश्यक रूप से शरीर में बढ़ जाती है ना। रचनात्मक लक्षण मतलब कोई व्यक्ति जो है कैंसर से पीड़ित है तो उसकी कोशिका में क्या क्या हमें रचनात्मक लक्षण देखने को मिलेगा कि उसकी केंद्रक की आकार जो है क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरा, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना, उसका आकार बढ़ गया। दूसरा, राइबोसोम्स का आकार बढ़ गया, उसकी संख्या बढ़ गई। जो 2 की संख्या में जहां मान लो पाया जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो 5-7 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार गोल्गी कॉम्प्लेक्स या इसी को कहते हैं गोल्गी काय, इसकी संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाता है। प्लाज्मा झिल्ली का जो आकार जो है वो बदल जाता है, ठीक है। फिर कार्यात्मक लक्षण को देखें इसके। तो कार्यात्मक लक्षण में ये होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब एक बार जो कोशिका कैंसर से ग्रसित हो गया वो फिर वैसा ही बना रहेगा, वो कभी वापस सामान्य कोशिका में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कोशिका में जो है खिंचाव की कमी हो जाती है। कोशिकाओं में जो खिंचाव होता है, आपस में जो कोशिकाएं आपस में सटे हुए होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, है ना। उनके बीच जो अंतरकोशिकीय अवकाश जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा उनके आधार की जो है कमी हो जाती है। मतलब कोशिकाएं जो है एक दूसरे से को जो साध कर रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं, वो उसमें भी कमी आ जाता है। तो ये हो जाएगा उसके क्या? कार्यात्मक लक्षण। फिर कैंसर के इलाज के लिए जो है बहुत सारे औषधियाँ दी जाती हैं इसके निदान के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका हॉस्पिटलों में जो है इसके इलाज के लिए उचित वैक्सीन्स मौजूद हैं। उन वैक्सीन्स के माध्यम से इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगला बीमारी लेते हैं हम हिंताजन्य बीमारी, या जिसको कहते हैं असंक्रामक बीमारियां, जिसके अंतर्गत पहला बीमारी है हिंताजन्य बीमारी। हिंताजन्य बीमारी का मतलब होता है हमारे द्वारा लिए जाने वाले जो पोषक तत्व, हमें जो 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन 6 पोषक तत्वों में किसी भी एक पोषक तत्व की यदि कमी हो जाए तो हम कौन सी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? हिंताजन्य बीमारी से। जैसे मरस्मस हो गया, रिकेट्स हो गया, रतौंधी हो गया, है ना। रतौंधी किस कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। रिकेट्स के होता है विटामिन डी की कमी के कारण। मरस्मस या क्वाशेरकर के होता है प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। तो ऐसे बीमारियों को हम क्या कहेंगे? हिंताजन्य बीमारी कहेंगे। फिर इसी में दूसरा बीमारी को ले लेते हैं हृदय रोग। हमारे शरीर का मस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन हो गया? हृदय हो गया, हार्ट हो गया, है ना। एक ऐसा अंग है जो बगैर थके अनवरत एक निश्चित दर से क्या करता रहता है? कार्य करता रहता है, ठीक है। हमारे जो भोजन करने के तौर तरीके या हमारे जो नित्य प्रतिदिन के जो दिनचर्या में हम जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर के जो परिसंचरण तंत्र है वो परिसंचरण तंत्र को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं? ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम ज़्यादा वसा युक्त भोजन खा रहे हैं तो हमारे शरीर में जो धमनियाँ हैं, है ना, इस प्रकार की धमनियाँ जो है चौड़ी गुहा वाली होती हैं। तो इन धमनियों की दीवार पर वो जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है इस प्रकार क्या बनाता है? परत, ठीक है। यहाँ पे क्या सर्कुलेट हो रहा है? रक्त। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि किसी पंप से, मोटर पंप से पानी जो है बह रहा है ना, तो उसको जो लूज पाइप है, ठोस वाला प्लास्टिक का पाइप नहीं है बल्कि लूज पाइप है ना, उस पाइप को पानी बहते हुए आप देखें हिलता रहता है, ऐसा हिलता रहता है ना। क्यों? क्योंकि मशीन के जो वो है फोर्स है, गति है, उस गति से वो आगे पानी बहता है। अब यदि इस पे इस प्रकार से ब्लॉक बना दिया जाए तो रुधिर को जितनी तीव्रता से उस धमनी में आगे बढ़ना चाहिए, क्या उतना तीव्रता से बढ़ेगा?
नहीं बढ़ेगा, है ना। मतलब एक स्थान पर स्पीड जो है उसका गति जो है बढ़ेगा, एक स्थान पर आकर उसकी गति धीमे हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। एक स्थिति ऐसा आएगा कि किसी रक्त पहुंचेगा ही नहीं, खाली पड़ जाएगा। तो यदि ऐसा खाली पड़ जाता तो उस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता है मतलब हृदय जो है अवरुद्ध हो जाता है ना, हृदय धड़कना बंद कर देता है, और जिस समय हृदय धड़कना बंद कर दिया उस समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये कहलाता है हृदय रोग। इसी के अंतर्गत अगला देखते हैं, उच्च रक्त दाब और निम्न रक्तदाब। ये भी हृदय से ही रिलेटेड है, उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब, है ना। रक्तदाब का मतलब ये होता है जो रुधिर धमनियों में बहता है, वो धमनियों में बहता हुआ रुधिर जो होता है वो धमनी की दीवार में क्या डालता है, एक दबाव डालता है, एक दाब डालता है, उसी को कहते हैं हम क्या, रक्तदाब। ठीक है। रक्तदाब मापने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है डॉक्टर, एक बेल्ट को हमारे भुजा में लगाता है ना, और एक उस पंप रहता है उसके द्वारा वो हवा वो करके प्रेशर डालकर धमनियों के जो दाब है उसको पढ़ता है मशीन के द्वारा। ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का जो रक्त दाब क्या होना चाहिए, 80 Hg होना चाहिए तब वो, ठीक है। यदि इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो उस कंडीशन में, कम है तो क्या हो जाएगा, वो लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो जाएगा, और अधिक है तो वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो जाएगा। ये जो स्थिति कब निर्मित होती है, जैसे हम जो है अत्यधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, नमक खा रहे हैं, है ना। कई लोग का आदत होता है सब्जी में जो है ज़्यादा नमक खाने का, कई लोग का आदत होता है कम नमक खाने का। तो ज़्यादा नमक खा रहे हैं मतलब सोडियम की मात्रा हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम किसका शिकार हो जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर का, उच्च रक्त दाब का। और यदि नमक की मात्रा बहुत ही कम है तो उस कंडीशन में हम किसका शिकार हो जाएंगे, निम्न रक्तदाब का। और दोनों ही हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। ठीक है। दोनों ही क्यों घातक हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए जिन औषधियों का हम इस्तेमाल करते हैं वो औषधियाँ या वो दवाइयाँ धीरे धीरे हमारे शरीर की जो किडनी होता है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। इनको वो करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जिन औषधियों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, हमारे किडनी को खराब कर रहा है। इसको कंट्रोल करके तो रखेगा लेकिन साथ साथ में किडनी को भी क्या करता है, वो खराब करता है। इसलिए हमें जो है भोजन में उचित मात्रा में ही जो मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए। मसाले जो है अतिरिक्त डाला जाता है ना, नमक हो गया, मिर्च हो गया, इन सारे चीज़ों को जो है एक लिमिट मात्रा में ही अगर हम लेते हैं तो हम कभी भी इसका शिकार नहीं होंगे। इसके अलावा हम और अपना खुद का इलाज कैसे कर सकते हैं, सुबह शाम जो है नंगे पाँव कम से कम 2 किलोमीटर चलना चाहिए। लेकिन आज के डेट में कोई भी घर में भी है, घर जो है मान लो फर्श लगा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है, फिर भी वो चप्पल नहीं निकालते, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 2 किलोमीटर नंगे पांव चलना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो जमीन की जो उसमें कंकड़ है, पत्थर है, वो क्या करेंगे, पांव को पंच करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन, मान लो ब्लॉक कहीं पे धमनिया में इस प्रकार का ब्लॉक हुआ है ना, वो ब्लॉक धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगा और हम इस बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है। अगला चीज देख लेते हैं इसी में, मधुमेह। ये इससे भी परिचित हो। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज, शुगर की बीमारी, है ना, या शक्कर बीमारी बोलते हैं जिसको, है ना। तो ये मधुमेह या डायबिटीज किसी व्यक्ति को क्यों होता है, हमारे शरीर में जो अग्नाशय है, अग्नाशय में एक विशेष प्रकार कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं लैंगरहैंस कोशिकाएं। लैंगरहैंस ऑफ दीप कोशिका। इस लैंगरहैंस ऑफ दीप कोशिका के द्वारा 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। एक हार्मोन्स को कहते हैं हम एक हार्मोन्स कहलाता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकेगॉन।
इन दोनों का कार्य होता है शरीर में शरीर के जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, हमारे जो शरीर में जो रक्त है उसमें शर्करा की एक लिमिट मात्रा होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml के सैंपल में शर्करा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 70 mg। अब वो पीड़ित नहीं है। आज के डेट में डॉक्टर के पास शुगर चेक करा जाते हैं, 100 रहता है तब भी बोलता है नॉर्मल है, 120 भी रहता है तब भी बोलता है नॉर्मल है, और 200 होता है तब बोलता है नहीं ये शुगर से पीड़ित है ना। एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 70 mg होने चाहिए, तब वो व्यक्ति जो है शुगर से शुगर पीड़ित नहीं है। इसको बैलेंस करके कौन रखता है? इंसुलिन। मतलब शरीर में जो शर्करा, रुधिर में जो शर्करा की अतिरिक्त मात्रा है वो इंसुलिन क्या करता है? उसको हटाता है ना। अब मान लो इंसुलिन का सिक्रेशन जो है कम हो जाए, किसके द्वारा? लैंगर सापदीप कोशिकाओं द्वारा, है ना। तो उस कंडीशन में व्यक्ति जो होता है वो किससे पीड़ित हो जाता है? मधुमेह से। ठीक, ऐसा व्यक्ति, मधुमेह से जो पीड़ित व्यक्ति जो है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देता है और उसका जो रुधिर में शर्करा की मात्रा जो है पुनः बैलेंस हो जाता है कुछ दिन के लिए। ठीक है, लेकिन उसको नियमित रूप से क्या करना पड़ेगा? परहेज में रहना पड़ेगा, मीठे चीज़ों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, है ना। और लगातार जो है कुछ अंतराल में उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लेते रहना पड़ेगा, तब वो जीवित रहेगा। ठीक है, तो उस बीमारी को कहते हैं मधुमेह। ठीक है, तो आज आपने लैंगिक रूप से संचारित रोग, रति रोग जिसके अंतर्गत एड्स हुआ, हृदयजन्य रोग, कैंसर, रक्तदाब, निम्न रक्तचाप, मधुमेह में पढ़ा। ठीक है, थैंक्स।